सम्मं प्रणमामि भक्तिज्योतो सुदिनाण महोदहिं सिरसा। आज हम सब यहाँ प्राकृत भाषा विभाग की ओर से आयोजित द्वितीय मासिक व्याख्यान माला में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण के लिए मिथिलेश और सुनील से अनुरोध करती हूँ कि वो मंगलाचरण प्रस्तुत करें। सरस्वती प्रसादेन कव्वं कुर्वन्ति मानवा तंहानिच्चलभावेन पूजनीया सरस्वती सवर्णोमुपन्ना जा भारती भुभाषिणी खण्डानतिमिरं हन्ति विद्याबहुविकासिनी सरस्वती नमोतुम्हं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सया सिद्धिर्भवतु मे सया सिद्धिर्भवतु मे सया। धन्यवाद। अब मैं सरस्वती जी को माल्यार्पण करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूँ। कौन? अब इस कार्यक्रम के अध्यक्ष साहित्य संस्कृति पीठ प्रमुख प्रोफेसर शीता प्रसाद शुक्ल जी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं प्राकृत भाषा के वरिष्ठ आचार्य से निवेदन करती हूँ कि आपका माल्यार्पण शॉल से स्वागत करें। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने हमारी अध्यक्षता स्वीकार की, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। इस विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक और विश्व के प्राकृत मर्मज्ञ विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित प्रोफेसर सुदीप जैन जी का भी हार्दिक स्वागत। इस कार्यक्रम के व्याख्यानकर्ता डॉक्टर बलराम शुक्ल जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। साहित्य विभाग के अनमोल जी, डॉक्टर अनमोल जी, साहित्य विभाग के ही डॉक्टर सौरभ जी और जैन दर्शन विभाग के कुलदीप जी और सभी शोध छात्रों का और ऑनलाइन जितने भी विद्वद्गण और शोध छात्र और छात्र यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब मैं आज के मुख्य वक्ता का परिचय आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर इस व्याख्यान को आरंभ करना चाहती हूँ।
आपके समक्ष आज डॉक्टर बलराम शुक्ला जी उपस्थित हैं। इनके विभिन्न सोपान प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी है कि आप जैसे कुशल वक्ता को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आप संस्कृत और पर्शियन भाषा में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपने संस्कृत के 3 ग्रंथ प्रकाशित किए हैं तथा पर्शियन में भी आपके 2 काव्य संग्रह उपलब्ध हैं। आपने 30 से अधिक शोध आलेख प्रस्तुत किए हैं। इनको दो सर्वोच्च सम्मान, वादरायण व्यास युवा पुरस्कार और कालिदास सम्मान प्राप्त किया है। आपने ये सम्मान प्राप्त किया है। आपके कई व्याख्यान देश और विदेश में संस्कृत व्याकरण और ईरानी भाषा में हो चुके हैं। आपने कई प्रतिष्ठित फेलोशिप भी प्राप्त की है और अभी वर्तमान में आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में आपने प्राकृत कविता के चारुत्व में भाषिक प्रयोजक विषय पर रिसर्च प्रोजेक्ट किया है। ऐसे कुशल वक्ता को हम अपने बीच पाकर हर्ष का अनुभव करते हैं। मैं डॉक्टर बलराम शुक्ला जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपना वक्तव्य आरंभ करें। नमः वड्ढीयतुङ्गम् अवसारीविच्छम् अणूना गहिरम् अप्पलहुव परिसण्ढम् अणाय परमत्थपाडम् महुमानम्। मेरी आवाज आ रही होगी, मुझे विश्वास है। इस सभागार में उपस्थित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर शुक्ल जी, प्राकृत भाषा और साहित्य के परम विद्वान प्रोफेसर सुदीप जैन जी, इस व्याख्यान की संयोजिका प्रोफेसर कल्पना जैन जी, विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से उपस्थित आदरणीय अध्यापक बंधु, ऑफलाइन तथा ऑनलाइन जुड़े हुए अन्यान्य श्रोतागण, सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्राकृत साहित्य विभाग को, जो कि इसने मुझे कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया, विशेष रूप से प्रोफेसर कल्पना जैन जी का, जिन्होंने उदारता पूर्वक मुझे ये अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में कुछ कह सकूं। मेरा आज का जो विषय है वो भारत का जो भाषिक व्यवहार रहा है सनातन काल से, चिरंतन काल से, भारत की उस भाषिक चर्या के कारण अत्यंत समृद्ध परिदृश्य भाषाओं का प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक हमें दिखाई पड़ता है। और उस भाषिक व्यवहार, उस भाषिक चर्या के अंतर्गत प्राकृत की क्या स्थिति रही है, संस्कृत के साथ उसका क्या संबंध रहा है, वो किस प्रकार संस्कृत को प्रभावित करती रही है तथा संस्कृत से प्रभावित होती रही है, और परस्पर एक दूसरे में किस तरह से सामंजस्य पूर्ण पोष्य पोषक भाव रहा है। ये विषय महत्वपूर्ण इस नाते भी हो जाता है कि कुछ अध्येता इन दोनों भाषिक परंपराओं के मध्य वैमनस्य पूर्ण संबंध को विचित्र प्रकार के तर्कों से सिद्ध करना चाहते हैं। उन तर्कों को भी हम देखेंगे और उनका परीक्षण करेंगे कि उनमें कितना सार है। उनकी निस्सारता, उनके तर्कों का लचर होना भी अगर हम समय रहा तो हम उसमें कुछ कर पाएंगे। तो जहां तक भाषिक और साहित्यिक परंपरा का प्रश्न है, वहां तक हमें दिखाई पड़ता है कि संस्कृत तथा प्राकृत के मध्य एक बहुत ही घनिष्ठ सहयोगपूर्ण सामंजस्यपूर्ण संबंध रहा है। और इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं और दिए जा सकते हैं, और इसके विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उनको उनकी निस्सारता जो है बहुत ही आसानी से सिद्ध की जा सकती है अपने साहित्यिक तथा भाषिक उदाहरणों के द्वारा।
तो भारतवर्ष जो है वो हमेशा से एक बहुभाषिक देश रहा है, और बहुभाषिकता जो भारत की है वो सामान्य देशों की बहुभाषिकता की अपेक्षा भिन्न है। बहुभाषिकता का मतलब केवल मल्टीलिंगुअलिटी नहीं है, यहाँ पॉलीग्लॉटिज्म नहीं है, केवल ये तात्पर्य नहीं है कि बहुत सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती रही हैं, समझी जाती रही हैं। बहुत सारी भाषाएं तो रही ही हैं हमेशा से। आप अथर्ववेद में देखें, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम। बहुत प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग, एक व्यक्ति अनेक भाषाओं को जानने वाला भारतवर्ष में होता रहा है। लेकिन इसके साथ भारतीय बहुभाषिकता की एक बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ दो प्रकार की भाषिक प्रवृत्तियां रही हैं। एक स्थिर भाषा की प्रवृत्ति, एक चल भाषा की प्रवृत्ति। एक स्टैटिक लैंग्वेज है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है, जो कि लिंग्वा फ्रैंका है, जो कि एक तरह की योजक भाषा के रूप में है, जो साहित्य में आरोपित है, जिसमें तकनीक है, विज्ञान है, इत्यादि इत्यादि। और इसके साथ साथ एक चल भाषा भी है। और भारत चूंकि विविध जातीय समूह है, इसलिए उसकी भाषाएं भी बहुत विविध होती हैं। और इसी कारण भारत में ये हमेशा से एक योजक, एक स्टैंडर्ड, एक मानक भाषा की आवश्यकता हमेशा से रही है। तो हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि संस्कृत जो है वो उस स्टैटिक लैंग्वेज का प्रतिनिधित्व करती है, स्थिर भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, और प्राकृत भाषाएं जो है वो चल भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें सावधान इस बात पे रहना चाहिए कि ये स्थिरता और चलायमानता जो है भाषा की, वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वो क्या है, वो आपेक्षिक है। तो जिस समय वैदिक भाषा जो है वो किसी समय बोलचाल की भाषा रही होगी, लेकिन जब वो साहित्य में आरोपित होकर के, साहित्य को समर्पित होकर के ये अपेक्षाकृत स्थिर हो गई, तो उस समय जो लौकिक भाषा है वो चल भाषा थी, लौकिक संस्कृत। और प्राकृतें जिस समय चल थी, धीरे धीरे संस्कृत जो है वो उनकी अपेक्षा स्थिरता को प्राप्त कर गई, और उससे संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण एशिया की योजक भाषा थी वो। और भारत के बाहर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं या जो शिलालेख मिलते हैं, उससे पता चलता है कि संस्कृत किस प्रकार पूरे दक्षिण एशिया में योजक भाषा के रूप में विद्यमान थी। प्राकृतें जो कि चल भाषाएं थी, जन भाषाएं थी, लेकिन वो भी जब जैसे जैसे भाषाएं आगे बढ़ी, उनका साहित्य में प्रयोग होने लगा, और वो स्थिरता को प्राप्त हुई, अपेक्षाकृत स्थिरता को प्राप्त हुई। और स्थिरता को प्राप्त होना मानकीकरण का ही दूसरा नाम है। और जब जब भारत की भाषाएं स्थिरता को प्राप्त होती हैं, वैसे वैसे उन स्थितियों में संस्कृत उनकी सहायता करती है। प्राकृत की बात अगर छोड़ दें तो हिंद जो आधुनिक प्राकृतें हैं, जिसको भारत जो हिंदी, मराठी इत्यादि हैं, जब उनके व्याकरण लिखे गए प्रारंभ में, तो वो संस्कृत के माध्यम से लिखे गए, अथवा संस्कृत की कैटेगरीज का प्रयोग करके लिखे गए। तो संस्कृत और प्राकृत हम देखते हैं, अगर भारत के भाषिक परिप्रेक्ष्य को एक नजर में देखें, वैदिक साहित्य से लेकर, वैदिक भाषा से लेकर के फिलहाल की भाषाओं तक, तो हमें पता चलेगा कि भारतीय जो हैं वो संस्कृत और प्राकृत को केवल दो डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस नहीं मानते हैं, दो अलग अलग भाषाएं नहीं मानते, अपितु भाषिक प्रवृत्तियां मानते हैं। यही कारण है कि पाली को भी प्राकृत, अपभ्रंश को भी प्राकृत कहने की प्रवृत्ति है। इतना ही नहीं, जो पुरानी हिंदी है उसको भी प्राकृत कहने की प्रवृत्ति है। पुरानी कन्नड़ को, पुरानी मराठी को, आप मराठी की पुरानी छपी किताबों को देखें तो मराठी के लिए प्राकृत अनुवादा सह इस तरह के शब्द आते हैं। यानी दयानंद जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका हिंदी में लिखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं प्राकृत भाषा में लिख रहा हूं। तो प्राकृत जो है वो संस्कृत के कंट्रास्ट में, यहां तक कि संस्कृत भाषा में जो संस्कृत शब्द है वो स्वयं विशेषणात्मक शब्द है, और वो प्राकृत के कंट्रास्ट में आया हुआ है। तो परस्पर एक दूसरे का सहावस्थान प्राचीन काल से ही है, प्रारंभिक काल से ही हमें दिखाई पड़ता है।
तो ये दोनों भाषिक प्रवृत्तियां हैं जो कि एक दूसरे के कंट्रास्ट में एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती हैं। और स्थिर भाषाओं में आंतरिक गतिशीलता होती है। संस्कृत यद्यप स्थिर हो गई लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहा। और जो चल भाषाएं तथा कथित हैं वो भी स्थिरता की ओर प्रवण होती हैं, स्थिरता की ओर जाती हैं। तो हमें देखना चाहिए कि ये जो भाषिक सहावस्थान है इन दोनों भाषाओं में, साथ साथ रहना और साथ साथ सामंजस्यपूर्ण रहना, ये दो चीजें होती हैं। तो जो पाश्चात्य अध्येता हैं या उनके द्वारा प्रेरित अनुप्राणित भारतीय अध्येता हैं, खासकर मार्क्सवादी विचारक, वो एक वर्ग संघर्ष, भारत में वर्ग संघर्ष की एक काल्पनिक मॉडल है उनके पास। तो एक वर्ग दूसरे के साथ संघर्ष में था, बहुत फियर्स कंपटीशन में था, और उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने हमारी प्राचीन भाषाओं को भी उन वर्गों के साथ जोड़ दिया है, जो कि बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हम ये देखते हैं थोड़ा सा कि जो सहस्राब्दियों तक फैली इन स्थिर तथा गतिशील भाषाओं के मध्य जो संबंध था वो कैसा था। अब ब्रॉडली आप कह सकते हैं कि प्राकृत और संस्कृत, प्राकृतों और संस्कृत के बीच में किस तरह का आदान प्रदान और सहभाव दिखाई पड़ता है। तो आप बहुत सारे पूर्व पक्षी विद्वानों को कोट कर सकते हैं जिन्होंने बताया है कि इन भाषाओं के मध्य सदा से पारस्परिक वैमनस्य रहा है। तो एक विद्वान तो हैं जो कहते हैं कि पाली जो है वो क्षत्रियों की भाषा थी और संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा थी, इसलिए दोनों में पारस्परिक वैमनस्य था। तो पता नहीं वो भारत को क्या समझते हैं, वो क्या इसको इजराइल और फिलिस्तीन की तरह समझते हैं, जिसमें एक बस्ती जो है वो कुछ लोगों की है जो अलग भाषाएं बोल रही हैं और कुछ जो है वो बहुत परिष्कृत भाषा बोल रहे हैं। हम आगे देखेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या थी। तो संस्कृत का जो अस्तित्व है वो लोक भाषाओं के साथ स्थिर और गतिशील भाव से निरंतर बना ही रहा। और इन दो प्रकार की प्रवृत्तियों का होना, जैसा कि मैंने कहा कि भारत जैसे विविधता से भरे देश के लिए आवश्यक था, क्योंकि संप्रेषणा भाव एक बहुत खतरनाक स्थिति है और भारत एक अखंड भूभाग में बटा हुआ, द्वीपों में बटा हुआ नहीं है। इसलिए परस्पर जनता एक दूसरे के साथ संचरित होती है, तो एक सामान्य भाषा का होना अत्यंत स्वाभाविक चीज है। ये किसी साम्राज्यवाद के कारण या किसी पुरोहितवाद के कारण थोपी गई चीज नहीं है। अन्यथा बाद में जो श्रमण परंपरा है वो भी संस्कृत का जो वर्ण करती है, इससे ये पता चलता है कि वो जब उनको विस्तृत होना है योजक भाषा, तो किसी योजक भाषा की आवश्यकता है वहां। तो भारतीयों ने भाषाओं को, इन दोनों भाषाओं को, दोनों प्रकार की भाषिक प्रवृत्तियों को हमेशा बचा करके रखा और साथ में रखा। अब हम देखेंगे कि भाषिक और साहित्यिक स्तरों पर कितना अधिक दोनों भाषाओं में सहावस्थान और आदान प्रदान रहा। लेकिन इसके पहले जो पूर्व पक्षियों ने कुछ भाषिक एटीट्यूड प्राकृत के प्रति, एक नीचता का भाव या वैमनस्यपूर्ण संबंध की जो चर्चा की है और उनके प्रति जो उनके पक्ष में जो तर्क दिए हैं, उन तर्कों का कुछ ही तर्कों का, एक दो तर्कों का परीक्षण और उनका खंडन करना आवश्यक है। जब हम संस्कृत और प्राकृत की चर्चा करते हैं तो उन दोनों के पौर्वापर्य के विषय में बहुत ये विवादास्पद विषय हो जाता है। तो इसके विषय में इस चर्चा में ज्यादा बात न करते हुए केवल ये कहेंगे हम कि प्राकृत और संस्कृत के विषय में जो शुद्ध भारतीय दृष्टिकोण है उनके पौर्वापर्य के विषय में, वो ये भारतीय मत ये है कि ये दोनों चिरंतन भाषाएं हैं। अगर आप भर्तृहरि का वाक्यपदी ये देखें तो भर्तृहरि जो हैं वो दोनों को अविच्छिन्न मानते हैं। उभयेषाम अविच्छेदात् अन्य शब्द विवक्षया यून्यः प्रयुज्यते शब्द नसूर्थस्य विधायक। तो दोनों भाषिक परंपराओं को वो अविच्छिन्न मानते हैं। संस्कृत से प्राकृत का निकलना या प्राकृत से संस्कृत का निकलना, ये प्रवाद
ये नरेटिव जो है वो बहुत बाद का है, यद्यपि हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। वैयाकरण बात को कहते हैं कि संस्थान, लेकिन वो केवल उन वैयाकरणों का, प्राकृत वैयाकरणों का एक तकनीक है। संस्कृत को करके तो जब उससे विस्तारित करेंगे तो वो उनके लिए आसान तरीका होगा। व्याकरण भाषा का विश्लेषण करने नहीं चलता है, भाषा को सिखाने चलता है, और सिखाने का एक ऐसा तरीका इजाद करता है जो कि बहुत ही लघु हो। रक्षोहागम लघ्व संदेह प्रयोजनम, अत्यंत लाघवपूर्ण तरीका यह है कि एक भाषा जो स्थिरता आपको प्राप्त कर चुकी है समाज में, जो तत्समीकृत भाषा है, उसकी अपेक्षा प्राकृत का उपदेश किया जाए। उसका तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि संस्कृत जो है वो प्राकृत जो है वो संस्कृत से उत्पन्न हुई है। और इसी प्रकार एक अतिवादी दृष्टि ये भी है कि प्राकृत जो है उससे संस्कृत निकली हुई। वस्तुतः प्राकृत, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, प्राकृताइजेशन और संस्कृताइजेशन, तत्समीकरण और तद्भवीकरण, ये दोनों भारतीय भाषिक विकास की दो प्रवृत्तियां होती हैं। हमारी भाषाएं तद्भवीकरण के माध्यम से, यानी प्राकृताइजेशन के माध्यम से विकास को प्राप्त होती हैं, लेकिन वे बार बार मुड़ करके संस्कृत को देखती भी हैं, तत्सम की ओर देखती हैं। और आप देखिए, जब अपभ्रंश आता है, अपभ्रंश का काल, ध्वनि प्राकृत में नहीं है लेकिन अपभ्रंश में है, ये इसकी गवाही देता है कि ध्वनि के स्तर पर, शब्द के स्तर पर, वोकेबुलरी के स्तर पर ये सारी भाषाएं जो है बार बार मुड़ करके संस्कृत की ओर देखती हैं। संस्कृत की ओर क्यों? देखो, तद्भवीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन तत्समीकरण जो है, संस्कृताइजेशन जो है, रीसंस्कृताइजेशन जो है, वो भी उतनी ही स्वाभाविक प्रक्रिया है भारत के लिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। क्यों ऐसा है? क्योंकि भारत में जो प्राकृतें विकसित हो रही हैं वो विविध क्षेत्रीय होने के नाते अलग अलग तरह से विकसित हो रही हैं, अलग अलग जातीय प्रभाव हैं उसमें, तो कहीं परस्पर एक दूसरे के लिए वे अबूझ न हो जाएं, कम्युनिकेशन गैप न हो जाए, इसके लिए वे हमेशा तत्सम शब्दावली की ओर मुड़ती ही हैं। तो संस्कृत और संस्कृतेतर भाषाओं की सतत समांतरता जो है वो हमेशा से भारतीय शुद्ध दृष्टिकोण रहा है, इसलिए उसके पौर्वापर्य का प्रश्न बहुत महत्व का नहीं रह जाता। तो जो सुनीत कुमार चटर्जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि ये दोनों भाषाएं परस्पर इतनी घुली मिली हैं कि उनको एक दूसरे से अलग करके देख पाना असंभव जैसा है। ये बात जरूर है कि संस्कृत की जो ध्वनि प्रणाली है, संस्कृत के शब्दों की ध्वनि प्रणाली जो है वो प्राचीन है, इसीलिए भाषा वैज्ञानिक उसको क्या कहते हैं, ओल्ड इंडो आर्यन कहते हैं। और ये जो एसिमिलेशन है, जो समीकरण की प्रक्रिया है, या मध्यवर्ती व्यंजनों के लोप इत्यादि की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया निश्चित रूप से, वो ध्वनि वितरण का प्रकार जो है निश्चित रूप से बाद का है, इसलिए उसको मिडिल इंडो आर्यन कहते हैं। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि संस्कृत के सारे रूप जो हैं वो प्राकृत के निश्चित रूप से प्राचीन नहीं है। अब अगर धम्म शब्द का इस्तेमाल बुद्ध करते हैं अपने प्रवचनों में और कालिदास धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो धर्म में र और मौ का जो एक साथ अवस्थान है वो निश्चित रूप से पुराना है धम्म के मौ के एसिमिलेशन की अपेक्षा। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कालिदास की संस्कृत बुद्ध के पाली से प्राचीन है। वस्तुतः कालिदास उस भाषा का रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्राचीन भाषा का रिप्रोडक्शन कर रहे हैं जो वेदों की है या वाल्मीकि की है वगैरह वगैरह। लेकिन तो हमारे देश में जो है एक साइमल्टेनियस ऑर्डर है भाषाओं का, प्राकृत और संस्कृत का भी साइमल्टेनियस ऑर्डर है। साइमल्टेनियस ऑर्डर का मतलब है एक ऐसा ऐसा क्रम जो कि युगपत हो। अब क्रम और यौगपद्य दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। क्रम में यौगपद्य नहीं होता, यौगपद्य में क्रम नहीं होता। लेकिन हमारी भाषाओं में भारतीयों ने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया है कि जो भाषाएं लोक में नहीं भी होती हैं फिर भी वो स्कॉलरली डिस्कशन में विद्यमान रहती हैं, वो पराभाषा के रूप में विद्यमान होती हैं। तो भाषा और पराभाषा, भाषाएं जो हैं, जब भाष्यते इति या सा भाषा जो बोली जाती है वो भाषा है, लेकिन भाषा केवल बोली जाने के लिए नहीं होती है।
वो पराभाषा, वो भाषा के ऊपर मेटा लैंग्वेज का भी काम कर सकती है, लैंग्वेजेस को जोड़ने का भी काम कर सकती है, संस्कृति की सुरक्षा का भी काम कर सकती है। तो हजारों साल से संस्कृत और बाद में प्राकृत मेटा लैंग्वेज के रूप में भी हमारे देश में विद्यमान रही। तो ये साइमल्टेनियस ऑर्डर समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे चलते हैं कि कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं जो जो उठाए जाते हैं संस्कृत और प्राकृत के वैमनस्य को सिद्ध करने के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण मान करके वो बात कहते हैं कि प्राकृत के लिए अपभ्रंश या अपशब्द टर्म का इस्तेमाल है, ये एक डेरोगेटरी है, एक निंदास्पद है। ऐसा बहुत सारे विद्वानों ने कहा है और इससे पता चलता है कि संस्कृत के लोगों के मन में प्राकृत के प्रति एक घृणा का या नीचता का भाव था। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से इन प्रसंगों का विश्लेषण करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस मत में सार नहीं है। उदाहरण के लिए अब जैसे ये किसने कहा है? ये वैयाकरणों ने कहा है। भूयांसः अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः, महाभाष्य में ये बात मिलती है। तो ये अपभ्रंश या अपशब्द का इस्तेमाल करना निंदा के रूप में न होकर के भाषा के दो रूपों के लिए है। एक तो वैयाकरण जिसका अनुशासन करने चला है उसको वो शब्द कहता है, और जो थोड़ा सा डेविएटेड है, जो थोड़ा सा विचलित है, विचलित क्यों है, किस आधार पर है? क्योंकि वो उसका विकास हो गया है और वैयाकरण उसका विश्लेषण करने नहीं चला है। इस नाते वैयाकरण उसको अपशब्द नाम देता है, अपभ्रंश नाम देता है। अपभ्रंश शब्द का मतलब ही है डेविएट होना। तो अपभ्रंश शब्द हमेशा डेरोगेटरी नहीं होता है। आप जानते हैं कि भारतीय चित्रकला की एक शैली है अपभ्रंश शैली, एक सामान्य चित्रकला की शैली है, दूसरी शैली जो उसको उससे डेविएट होती है। तो अपभ्रंश जो है वो इस डेरोगेटरी निश्चित रूप से निंदास्पद नहीं है। और ये बात भी ध्यान रखने की है कि महाभाष्यकार के काल से पहले के काल तक जो प्राकृत भाषाएं थी वो लोगों की अपनी भाषाएं थी, मातृभाषाएं थी। तो लोग जो संस्कृत में लिखते भी थे अपनी मातृभाषाओं के प्रति निंदा का भाव रखें, ये बात किसी भी तरह से विचारक्षम नहीं है। और स्वयं महाभाष्य में अगर आप देखें तो आता है कि ऋषि कोटि के लोग भी अधिगतता था याथा तथ्याः, जिनको सब कुछ पता है, जो विदित वेदितव्या हैं, वे लोग भी प्राकृतों का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह से के पातक के शिकार नहीं होते। तो ऋषिकोटि के लोग भी कर्मकांड को छोड़ करके, कर्मकांड के अवसरों को छोड़ करके भिन्न अवसरों पर निशंक होकर के प्राकृत का प्रयोग करते हैं। अब यर्वाणस तर्वाणो नाम ऋषयो बहुवुः, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। याज्ञे कर्मणि नियमः सह अन्यत्र अनियमः, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यज्ञ कर्म में संस्कृत जो है कुछ मंत्रों के बोलने तक नियम था। आप लोक में किसी भी तरह से प्राकृतों को या जिनको अपभ्रंश कहा है उनको उनके प्रयोग को हतोत्साहित नहीं किया जाता था। महाभाष्यकार खुद कहते हैं कि हम अपशब्दों का भी अनुशासन कर सकते हैं। अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात्, वो कह रहे हैं संस्कृत का व्याकरण लिखना है तो आप प्राकृत का व्याकरण लिख करके भी संस्कृत का व्याकरण लिख सकते हैं। अन्यतर उपदेश यानी वो अपशब्दों के भी अनुशासन को शब्दों के अनुशासन में एक सहायक मानते हैं। तो वो अगर अपशब्दों को यानी अपभ्रंश को वस्तुतः नीच या पातक कारक मानते तो वो कभी इस बात को नहीं कहते कि अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात्, दोनों में से किसी एक का उपदेश कर दो तो काम चल जाएगा। तो वो उनका सीधा सीधा तर्क ये है, दो तर्क हैं उनका, एक है लघुत्व और दूसरा है इष्टत्व।
लघु है क्योंकि भूयांसः अपशब्दः अल्पीयांसः शब्दः, हम संस्कृत शब्दों का अनुशासन करेंगे तो कम समय लगेगा, तो इसलिए हम संस्कृत शब्द का अनुशासन कर रहे हैं, प्राकृतों का नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज इष्टत्व, हम संस्कृत का व्याकरण लिखने चले हैं, प्राकृत का व्याकरण लिखने नहीं चले हैं। तो अगर पतंजलि अपशब्दों को निकृष्ट मानते तो वो कह सकते थे कि अपशब्दों के अनुशासन से हमें पाप लगेगा या यह कार्य हमारी गरिमा के अनुरूप नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। पतंजलि ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, वो केवल दो तर्क देते हैं जो पूरी तरह से भाषा वैज्ञानिक तर्क हैं, व्याकरणिक तर्क हैं, किसी भी तरह से धार्मिक तर्क नहीं है। तो प्राकृत शब्द जो हैं वो संस्कृत की व्याकरणिक व्यवस्था के अनुसार विचलित और संस्कारहीन माने जा सकते हैं, क्योंकि वो संस्कार वस्तुतः काल्पनिक है ना। वैयाकरणों ने स्वयं उन संस्कारों का, स्वरों और संस्कारों की कल्पना की है और उनके अनुसार किसी एक भाषा को डेविएंट मान लिया है। वो वस्तुतः वो अपभ्रष्ट नहीं है, अपितु उस व्याकरण मात्र में वो अपभ्रष्ट है। ये बात दूसरी है कि पाणिनि का हमारे समाज पर, संस्कृत और प्राकृत इत्यादि पर भी, भारतीय भाषिक समाज पर इतना ज्यादा प्रभाव है कि अपभ्रंश का तात्पर्य, जो अपाणिनीय का तात्पर्य जो है वो कुछ नीच स्तर का माना जा सकता है, माना जाने लगा है। तो जो प्राकृत व्याकरण है उन व्याकरणों में संस्कृत जो है वो डेविएंट है। अब जैसे 16वीं शताब्दी में कवि कर्णपूर हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि प्राकृत भाषा भी प्राकृत व्याकरण की दृष्टि से साधु है, पुण्यजनक है। प्राकृत, उनका अलंकार कौस्तुभ में कहा है उन्होंने, प्राकृत शब्दस्य साधु समत्वात् साधूद्भवेन तत्तद् व्याकरण प्रणीतत्वाच्च साधुत्वम्, तत्तद् व्याकरण प्रणीतत्वाच्च साधुत्वम्। तो इसी तरह से शंभु रहस्य नामक तंत्र का ग्रंथ है, उसमें वो कहते हैं कि पाणिनि ने संस्कृत को आप उत्तम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि पाणिनि के द्वारा अनुशासित है। और प्राकृत का अनुशासन सबसे पहले किसने किया? वाल्मीकि ने किया, जो कि ऋषि माने जाते हैं, जो कि आदि कवि हैं। तो इसलिए प्राकृत भी श्रेष्ठ है। प्राणिन्याद्य शिक्षितत्वात् संस्कृति स्याद् यथोत्तमा, प्राचेतस व्याकृतत्वात् प्राकृत्यपि तथोत्तमा, प्राकृति भाषा अभी तथैव उत्तमा अस्ति। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। अब जैसे आप अमर सिंह को देखें, अमरकोश में वो कहते हैं अपभ्रंशोपशब्द स्यात्, अपभ्रंश और अपशब्द इन दोनों को वो एक मानते हैं। तो अपशब्द या अपभ्रंश शब्द अगर निंदा सूचक होता तो अमर सिंह जो कि बौद्ध थे, ये सुनिश्चित बात है, और बौद्धों की आगम की भाषा पाली है। अब पाली को वो अपशब्द कह रहे होते हैं, आप उसके लिए निंदा सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते। ये बात विचारक्षम नहीं है कि एक बौद्ध व्यक्ति जो है अपने आगमों की भाषा, त्रिपिटकों की भाषा को निंदा सूचक शब्द के साथ कहेगा। इससे ये व्यक्त होता है कि अपशब्द, न तो अपशब्द टर्म और न ही अपभ्रंश शब्द, ये दोनों शब्द जो हैं वो निंदा विनिंदा के सूचक नहीं हैं, अपितु वैयाकरणों की एक तकनीक मात्र है। और एक शास्त्र में जो चीज है वो उस शास्त्र की शर्तों को अगर पूरी नहीं कर रही है तो वो अपशब्द है। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है, महिम भट्ट जो है व्यक्ति विवेककार, वो कहते हैं कि एक शब्द चाहे वो कितना भी शुद्ध हो, अगर कविता में गलत जगह पर आ गया है तो कविता की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से वो अपशब्द है। तो अपशब्दता और साधु शब्दता भी सापेक्ष है, और उसकी सापेक्षता स्वयं भर्तृहरि ने अपशब्द और शब्द के विवेक में कहा है, निमित्त भेदात् सर्वत्र साधुत्व व्यवस्था, निमित्त भेद से साधुत्व की व्यवस्था है। प्राकृतों का उच्चारण करने वाले लोगों के लिए संस्कृत शब्द अपशब्द हैं, हो सकते हैं, तेन साधु व्यवहितः कश्चिदर्थो भिधीयते। तो स्वयं ये बात उन्होंने कही है। दूसरा तर्क जिसका खंडन करना बहुत आवश्यक है, वो कहते हैं कि जो विपक्षी अध्येता हैं वो कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में साधु शब्द के प्रयोग से पुण्य की प्राप्ति
और उसके अतिरिक्त जो संस्कृतेतर लोक भाषाओं के प्रयोग से दोष की बात आती है, जिससे पता चलता है कि प्राकृत इत्यादि भाषाएं जो है वो डेरोगेटरी सेंस में मानी जाती थी। तो इसके विषय में जो कहना है वो ये है कि सबसे पहले तो साधु शब्दों के प्रयोग की अनिवार्यता लोक में नहीं थी, लोक के छोटे हिस्से में कर्मकांड करते हुए थी, सामान्य भाषिक व्यवहार में नहीं थी। ये बात अभी अभी हमने की है, यर्वाण स्तर्वाणु नाम ऋषयो बभूवुः ते याज्ञ कर्मणि पुनर्नापभाषन्ते। वो ऐसे तो यद्वानः तद्वानः की जगह यर्वाण स्तर्वाणः कहते थे, लेकिन जब यज्ञ में होते थे तो वो यर्वाण स्तर्वाणः न कह करके यद्वानः तद्वानः कहते थे। तो इसका मतलब क्या है? लोक में वो प्राकृतों का प्रयोग करते थे। लोक में प्राकृतों का प्रयोग करने से अगर दोष हो जाए तो वो ऋषित्व से च्युत हो जाएं, लेकिन वो ऋषित्व से च्युत नहीं होते, बल्कि वो इतना ज्यादा प्रयोग करते थे उसका कि उनका नाम ही यर्वाण स्तर्वाण हो गया था। वो उस तरह से तथाकथित अपशब्दों का प्रयोग इतना अधिक करते थे कि नाम ही उनका यर्वाण स्तर्वाण हो गया था। तो इस संकेत से ये स्पष्ट है कि शब्द तथा अपशब्द के साथ पुण्य और पाप को जोड़ देना एक तकनीक है। ये भी एक तरह की प्रविधि है। किसकी? वैयाकरणों की प्रविधि है। क्योंकि आप महाभाष्य पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि लोक में हमेशा से संस्कृतेतर भाषाओं का दबाव बहुत ज्यादा था। भूयांसः अपशब्दाः, बहुत ज्यादा हैं अपशब्द, और इसलिए, और चूंकि सारा वांग्मय, उसके पहले का जो वांग्मय है वेद इत्यादि, वो संस्कृत भाषा में लिखा है, और संस्कृत भाषा की सुरक्षा किसी भी कीमत पर की जानी अनिवार्य है। इसलिए इन तकनीकों का सृजन वैयाकरणों के द्वारा किया गया था कि अगर आप संस्कृत भाषा, जो कि लोक की स्मृति से दूर जा रही है, उसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो वास्तविक पुण्य के साथ इसका उतना संबंध नहीं था, अपितु ये एक भाषिक और व्याकरणिक तकनीक के रूप में थी। और इसमें बहुत ही एक रोचक उदाहरण है। वो आप देखें, संस्कृत के दो शब्द हैं, महाभाष्य में ये चीज आती है, अचीकमत और अचीकमत। महाभाष्यकार कहते हैं कि जो अचीकमत बोलेगा वह सुयुक्तैर वडवा रथैहि, वो स्वर्ग जाएगा, लेकिन घोड़ियों से जुते हुए रथ में जाएगा। और जो व्यक्ति अचीकमत बोलेगा वो भी स्वर्ग जाएगा, लेकिन वो पैर घिसटाते हुए स्वर्ग जाएगा। तो क्या तात्पर्य है इसका? फल का व्यतिक्रम हो रहा है, इसको आप कैसे समझेंगे? पुण्य का व्यतिक्रम हो रहा है। दोनों शब्द संस्कृत के हैं। अथपत काशिणो यान्ति येची कमत भाषिणः, जो अची कमत बोलने वाले लोग हैं वे पैर घिसटाते हुए स्वर्ग जाएंगे, यानी उनको पुण्य कम होगा। अब आप बताएं, दोनों संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन एक शब्द के बोलने से पुण्य कम हो रहा है, एक बोलने से ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि अची कमता के प्रति निंदा या पातक जनकता के नाते ये बात कही गई है? नहीं, ये बात इसलिए कही गई है कि अची कमत रूप जो है वो लोक से लुप्त सा हो रहा था, इसलिए उसको बचाए रखने के लिए एक पुण्य जनकता जैसी चीज शास्त्रकार ने उसके साथ लगा दी। तो संस्कृतों के साथ जो पुण्य जनकता है वो इसी कारण उनको सुरक्षा करने के लिए ही किया गया है। और दूसरी बात कि पुण्य जनकता प्राकृत में भी है, अपशब्दों अपभ्रंशों में भी है। अपशब्दों के ज्ञान पूर्वक, स्वयं महाभाष्यकार का कहना है, अपशब्दों के ज्ञान पूर्वक जो शब्द को जानता है वही धर्म का भागी होता है। तो क्योंकि यह शब्दान जानाति अपशब्दान अप्यसौ जानाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है प्राचीन भारत में बहुभाषिकता को जानने के लिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि केवल संस्कृत को जाने। जो संस्कृत को जानता है वो संस्कृतेतर प्राकृत भाषाओं को भी हमेशा से जानता रहा है। तो
प्राकृत और संस्कृत की का जो नाम है वो भी विशेषणात्मक नाम है, संज्ञात्मक नाम नहीं है। ये एक दूसरे की अपेक्षा से ही लोक में प्रचलित हुए हैं। एक मानक भाषा के रूप में है और दूसरी जो है चल भाषा के रूप में है, जैसे कि चर्चा की गई। तो संस्कृत की एक विशेषता थी कि उसने अपनी भूमिका विशेष के द्वारा विविध संस्कृति और भाषा वाले इस देश को शताब्दियों तक एक आत्मिक सूत्र में बांधे रखा और समान सांस्कृतिक धारा प्रवाहित की। लेकिन संस्कृत ये काम कैसे कर पाई? संस्कृत ये कार्य विविध प्रकार के प्राकृतों को आत्मसात करके ही कर सकी थी। संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं जो प्राकृत से लिए गए हैं, जो संस्कृत मूलक होने के बावजूद प्राकृत में जाने के बाद फिर संस्कृत में आए। अब जैसे चंदिर शब्द है या उडुराज, ऋतुराज जो है वो बाद में प्राकृत में उडु बनता है, फिर संस्कृत में आकर के उडुराज बनता है। या मैरेय शब्द, बहुत सारे शब्द ऐसे हम बता सकते हैं जो कि रीसंस्कृताइज हुए। और रीसंस्कृताइजेशन जो है, तत्समीकरण जो है, पुनः संस्कृत की ओर परिवर्तन जो है, वो भारतीय भाषाओं की आवश्यकता है, स्वाभाविक विशेषता है। ये किसी पांडित्य के दबाव के कारण नहीं है, ये भारत के लोग इसको अपनी आत्मा में धारण करते हैं। यही कारण है ना कि जब हिंदी राजभाषा बनी तो ये बताया गया कि कैसी हिंदी राजभाषा होनी चाहिए, जो कि संस्कृत का अधिकाधिक उपयोग करे। ये बाकायदा संविधान में सुनिश्चित हुआ। तो संस्कृत ने प्राकृतों को आत्मसात किया और उनके साथ पोष्य पोषक भाव रखा हमेशा। और भारतीय भाषाओं के विकास के हर क्रम में संस्कृत ने उनका साथ दिया, उन्हें पुष्ट किया और उनसे पुष्ट भी हुई। तो प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का प्रचार जब विरल होने लगा तो उनके व्याकरण इसमें लिखे जाने लगे। और लोक भाषाओं के व्याकरण, प्राकृत के बाद जो अपभ्रंश के बाद बोलियों के भी व्याकरण जो है वो संस्कृत में लिखे गए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण इत्यादि जो है वो लिखे गए। कश्मीरी भाषा का काश्मीर शब्दामृतम इत्यादि सारी चीजें फारसी का लिखा गया। अरबी व्याकरण जो है वो बताया जाता है, कन्नड़ का व्याकरण जो है वो संस्कृत के व्याकरण से प्रभावित रहा है। तो इन दोनों भाषाओं के मध्य भाषिक स्तर पर तो बहुत ज्यादा निकटता रही ही है, क्योंकि दो भाषिक प्रवृत्तियां रही हैं, दो भाषिक धाराएं रही हैं एक महान परंपरा के, जिसमें परस्पर आदान प्रदान होता ही रहा है हमेशा। और वो बहुभाषिकता हमेशा संस्कृत में, भारत में एक बहुत ही सेलिब्रेटेड चीज, बहुत ही मंगलमय चीज मानी जाती रही है। जैसे आप कामसूत्र को देखें तो उसमें ये बात आप देखेंगे कि गोष्ठियों में किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए। नात्यंतम संस्कृतेनैव नात्यंतम देश भाषया कथाम गोष्ठीषु कथयन लोके बहुमतो भवेत्। व्यक्ति लोक में बहुमत तब होगा जब वो केवल संस्कृत और केवल देश भाषा का प्रयोग न करे। विष्णु धर्म उत्तर पुराण में भी ये बात आई है कि अध्यापक को चाहिए कि कक्षा में वो छात्र को उस भाषा के माध्यम से पढ़ाए जिससे वो समझ पाए। संस्कृतैः प्राकृतैर्वाक्यैः यह शिष्य मनुरूपतः देश भाषाद्युपायैश्च बोधयेत् स गुरु स्मृतः, उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु के लिए एसेंशियल क्वालिटी है बहुभाषिक होना। प्राकृत में एक बहुत सुंदर सा सूक्ति ग्रंथ है छप्पन्नय गाहाओ। उसमें ये कहा है कि जो व्यक्ति संस्कृत के साथ प्राकृत का उपयोग नहीं कर सके उसको गोष्ठियों में या तो मौन रहना चाहिए या सभा से निकल जाना चाहिए। जो सक्कयम नयाणई सुविशुद्धम पाय्यम पिवोत्तुम जो मोणम तस्तु शरणम निशरणम अहव परिसाये, या तो वो परिसा से निकल जाए या तो वहां मौन बन करके रहे। कहने का मतलब ये है कि आप जितनी भाषाएं जानते हैं उतनी वैश्विक दृष्टि आपकी विकसित होती है। अगर आप केवल संस्कृत जानते हैं या केवल किसी प्राकृत के प्रयोक्ता हैं, जैसे आजकल ओनली इंग्लिश की बात आती है, तो आपकी वैश्विक दृष्टि निश्चित रूप से बहुत बहुत संकुचित होगी। तो आप क्या करेंगे, आप किसी वस्तु के विविध आयामों को नहीं देख पाएंगे, आप एकांतिक दृष्टि रखेंगे।
अनेकांतता आप में नहीं आ पाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे? आप गलतियां करेंगे, आप अतिवाद करेंगे। इसलिए वो व्यक्ति सभ्य नहीं है जो भारत की बहुभाषिकता का सम्मान नहीं कर रहा है। और ये मातृभाषा सप्ताह ही चल रहा है। हमारी मातृभाषाएं जो हैं वो बहुत बुरी स्थिति में हैं। एक डेविड क्रिस्टल विद्वान हैं जिन्होंने लैंग्वेज डेथ नामक किताब लिखी है। उसमें उनका अनुमान है कि हर 14 दिन में एक भाषा नष्ट हो जाती है। और किसी एक भाषा का नष्ट होने का तात्पर्य ये है कि उसमें सैकड़ों हजारों सालों तक सैकड़ों पीढ़ियों ने जो अनुभव संचित किए हैं, जो भावनाएं एकत्रित की हैं, जो कविताएं एकत्रित की हैं, जो मुहावरात हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। सबका नष्ट। ये तो मानव का सबसे बड़ी हानि है। तो संस्कृत के द्वारा जो आनीत भारतीय भाषिक परिदृश्य जो क्रिएट हुआ, हमारे देश में विकसित हुआ, उसमें बहुभाषिकता को हमेशा प्रश्रय दिया गया। साहित्य के लेवल पर भी अब हम बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकेगी, समय हमारे पास नहीं है। ये तो अभी तक हमने चर्चा भाषिक स्तर पर की, और भाषिक स्तर पर इन दोनों भाषाओं के मध्य जो वैमनस्य के कुतर्क या हेत्वाभास दिए जाते हैं, उनके खंडन का प्रयास किया गया। हम इन दोनों भाषाओं के मध्य साहित्यिक स्तर पर भी बहुत प्रचुर आदान प्रदान हुए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृत ने लोक भाषाओं को केवल दिया नहीं, अपितु उनसे बहुत सारे शब्द, मुहावरे, अभिव्यक्तियां ग्रहण की। और संस्कृत और प्राकृत के आदान प्रदान को के विषय में हम जो वाक्पति राज की बात है वो हमेशा कोट करते हैं कि सक्कय सक्कारुक्करिसणेन पययस्य विमहप्पम। प्राकृत का महात्म्य बढ़ जाता है, वो स्टैंडर्डाइज हो जाती है जब वो संस्कृत के संपर्क में आती है। और संस्कृत उम्मिल्लैलायण्णम सक्कय भाषाय सक्कय वयाणम पायय भाषाय सक्कय वयाणम। संस्कृत के वचनों का लावण्य, सौंदर्य उभर करके सामने आता है अगर प्राकृत का संस्पर्श उसके साथ हो जाता है। तो हम साहित्य के स्तर पर देखते हैं, साहित्य शास्त्र के स्तर पर देखते हैं कि लगभग 2000 प्राकृत पद्यों का उद्धरण जो है वो संस्कृत काव्य शास्त्र में दे दिया गया। वस्तुतः संस्कृत काव्य शास्त्र जैसी कोई चीज नहीं है। एक काव्य शास्त्र है भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें संस्कृत और प्राकृत दो तरह की भाषाएं हैं। एक नाटक है प्राचीन भारतीय नाटक, जिसमें संस्कृत और प्राकृत दो तरह के पाठ्य होते हैं। तो संस्कृत नाटक जैसी चीज नहीं है कोई। ये एबी कीथ ने सबसे पहले शब्द प्रयोग किया था कि संस्कृत नाटक है। वस्तुतः हम इस तरह से बाइफरकेट करके विभाजनकारी दृष्टि के साथ कभी रखते ही नहीं है। जब भी काव्य में भाषाओं की चर्चा आती है तो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, इन 3 भाषाओं की, या 4 भाषा उसको जोड़ करके, पैशाची को जोड़ करके 4 भाषाओं की, 5 भाषाओं की, षड भाषा चंद्रिका में 6 भाषाओं की हमेशा चर्चा आती है। केवल एक भाषा जो है वो उस तरह की एकांतिक दृष्टिकोण जो हमारे पास नहीं रहता है। तो संस्कृत में बहुत सारी काव्य विधाएं भी प्राकृत से आई, और प्राकृत में बहुत सारी चीजें संस्कृत में गई। जैसे मुक्तक कविता का जो सौंदर्य है, स्वयं गाथा आर्या सप्तशतीकार कहते हैं कि वाणी संस्कृत समुचित रसा बलेनैव संस्कृतम नीता। बलपूर्वक मैंने संस्कृत में उसे ले आया है। वस्तुतः तो ये संस्कृत की चीज है। जैकोबी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि संस्कृत कविता का उत्थान जो वैदर्भी शैली के रूप में हुआ, वो गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ और प्राकृत के गाथाओं के प्रभाव में हुआ। तो एक भाषा में जो व्यक्ति लिखता है तो राजशेखर उसको कहते हैं कि वो कवि है, लेकिन जो अनेक भाषाओं में लिख पाता है उसको कविराज कहते हैं। यही कारण है कि प्राकृत जब समाप्त भी हो गई बोलचाल से, उस समय भी संस्कृत के कवि प्राकृत को सीखते थे। किस लिए सीखते थे? कविताएं लिखने के लिए, नाटक लिखने के लिए, कविताएं पढ़ने के लिए, नाटक पढ़ने के लिए। क्योंकि प्राकृत का कविता साम्राज्य इतना प्रगाढ़ है कि उसको
कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। तो इस तरह की बातें नितांत खंडित हो जाती हैं कि प्राकृत को संस्कृत की अपेक्षा कमतर करके आंका गया या निम्न वर्ग के लोगों की भाषा माना गया। कुछ लोग कहते हैं कि नाटकों में ऐसा किया गया, नाटकों में नीच वर्ग के लोग प्राकृत बोलते हैं, स्त्रियां प्राकृत बोलती हैं, उनको उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। वस्तुतः ये प्रायोवाद है। अगर आप देखें तो एक तो हर जगह स्त्रियां केवल प्राकृत नहीं बोलती, संस्कृत बोलती हैं। जो महाराज पुरुरवा हैं वो अपभ्रंश बोलने लगते हैं। अपभ्रंश के सबसे पहले उदाहरण जो है वो विक्रमोर्वशीय में मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि संस्कृत नाटकों में जो प्राकृतों का संबंध है, प्राकृतों का जो वितरण है, उसको आप वास्तविक भाषिक परिस्थिति नहीं मान सकते, नहीं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंसेंगे। केवल एक उदाहरण मैं देता हूं। शकुंतला जो है वो शौरसेनी में बोलती है और उसका 5-7 साल का बच्चा जो सर्वदमन है वो किस में बोलता है? मागधी प्राकृत में बोलता है। शौरसेनी जो है वो कहाँ की प्राकृत है? वो पश्चिमी प्राकृत है। मागधी पूर्वी प्राकृत है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि बच्चा जो है, दूधमुहा बच्चा जो है वो बोल रहा है अपनी माँ, वो अपने माँ के विपरीत दिशा की भाषा बोल रहा है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वस्तुतः नाटक एक कला की वस्तु है और कला में औचित्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और संस्कृत नाटकों को यानी भारतीय नाटकों को इस तरह डिवाइस किया गया था कि भारत के सभी प्रकार के भाषिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो, जैसे कि आजकल फिल्मों में बहुत बार होता है। तो इस नाते प्राकृतें जो हैं वो विविध प्राकृतों का, विविध पात्रों के द्वारा विविध प्रकार के प्राकृतों का प्रयोग होता था। इसको हम सीधा उसके साथ नहीं जोड़ सकते। इसके अभी भाषिक और साहित्यिक स्तर पर हमने चर्चा की। धार्मिक स्तर पर भी आप देख सकते हैं कि प्राकृतों को बहुत महत्व दिया गया। प्रपंचसार तंत्र का एक ग्रंथ है, उसमें शंकराचार्य का माना जाता है। वो कहते हैं कि पूजायाम पार्श्वयुगे संस्कृता प्राकृता च वाग्देव्या केवल वाङ्मय रूपे संपूज्यांगैश्च शक्तिभिस्तदनु। मतलब सरस्वती की जब पूजा की जाए तो उसकी बाईं ओर प्राकृत की मूर्ति की पूजा हो और दाईं ओर संस्कृत की मूर्ति की पूजा हो। इसका क्या तात्पर्य है कि धर्म के स्तर पर भी, धार्मिक स्तर पर भी प्राकृत और संस्कृत दोनों शक्तियों के रूप में पूजा की जाती है। और कालिदास का उदाहरण तो बहुत ही प्रसिद्ध है कि वो शिव और पार्वती को जब आशीर्वाद दे रही हैं तो द्विधा प्रयुक्तेन च वाङ्मयेन, तो वो प्राकृत और संस्कृत दोनों का उपयोग करके दे रही हैं। तो इस प्रकार अब और भी जो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं सबको छोड़ रहा हूं। अंतिम बात यह है कि प्राकृत भाषा जो है वो सभी संस्कृत के शास्त्रकारों द्वारा, विद्वानों द्वारा अत्यंत प्रशंसित, अत्यंत प्रेमपूर्ण व्यवहार के द्वारा उसको संबोधित किया जाता रहा। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि प्राकृत भाषाएं जो हैं वो मातृभाषाएं थी। वो उन संस्कृत के शास्त्रकारों की भी मातृभाषाएं थी जो संस्कृत के महान कवि थे। वो अपनी मातृभाषा के प्रति किसी भी प्रकार का दोयम दर्जे का भाव कैसे रख सकते थे? वो कभी नहीं रखते हैं। और ये अत्यंत अच्छी तरह से सुष्ठु रूप से प्रमाणित हो जाता है जब हम संस्कृत ये भारत की भाषिक परंपरा को देखते हैं। तो केवल साहित्यिक और भाषिक स्तर पर ही नहीं, धार्मिक स्तर पर भी प्राकृत को पुण्यजनक माना गया, साधु माना गया, आर्ष माना गया। इससे संस्कृत तथा प्राकृत परंपरा के बीच आत्मीयता के भाव में कोई संशय नहीं रह जाता। और ये सिद्ध होता है कि संस्कृत और जन भाषाओं अथवा प्राकृत अथवा अपभ्रंश और उससे उद्भूत भारतीय भाषाओं में जो प्रतिस्पर्धा और वैर का भाव हमारे आधुनिक अध्येता लोग दिखाते रहते हैं, उसकी कल्पना भी हमारे भारतीय वाङ्मय में नहीं थी। मुझे आप लोगों ने समय दिया, सुना, महनीय विद्वानों ने, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ।
और मैं आपके विचारों से अवगत भी लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विशेष रूप से कल्पना जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ अवसर दिया। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य को बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत कर हम सभी को लाभान्वित किया और निश्चित किया कि दोनों भाषाओं के मध्य कुतर्कों को हटाकर उनमें सामंजस्य स्थापित कर भाषाओं को अपने विचारों में एकांतिक रूप से ना रखें, उसे उदारता पूर्वक उसे ग्रहण करें और उसे उसका प्रचार प्रसार किया जाए। अब सर आप कुछ विचार करते हैं? अच्छा, अब मैं आप लोग कुछ क्वेश्चन, वैसे तो आपका बहुत स्पष्ट था, लेकिन फिर भी अगर आप, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें, अध्यक्ष उद्बोधन दें। उत्तुंगं सुरनिम्नगावलयितं नानामृगैः शङ्कुलं संक्रामन् मृगयोद्धृतं हिमवतः सिंहान्तरं सिंगतः सानन्दं विजयाय सत्त्वविजितो दिव्यं निजास्त्रं दिशन् युष्मानेश पिनाकपाणिरवता लीला किरात शिवः। परम श्रद्धेय आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर बलराम शुक्ल जी, प्राकृत भाषा के मूर्धन्य विद्वान, हमारे साहित्य संस्कृति संकाय के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन जी, और जैन दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान प्रोफेसर वीर सागर जैन जी, प्रोफेसर अनेकांत जैन जी, और यहाँ साहित्य संस्कृति संकाय के हमारे दो विद्वान डॉक्टर अमोल शर्मा जी, डॉक्टर सौरभ दुबे जी, और इस संगोष्ठी की संचालिका प्रोफेसर कल्पना जैन जी। अब चूंकि वहाँ उन्होंने कहा कि जिसको प्राकृत नहीं आवे तो उसको निकल जाना चाहिए। सर आप प्राकृत में ही बोल रहे हैं, जितनी संस्कृतेतर भाषाएं हैं वो प्राकृत ही हैं। तो शुक्ल जी, हम तो खैर निकलने वाले में से ही हैं। लेकिन अब चूंकि इन्होंने साल उड़ा दिया है और माला पहना दिया है, तो मैं निकल नहीं सकता, कुछ तो बोल के ही जाऊंगा। तो इसलिए अगर कुछ मुझसे त्रुटि हो तो उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरा वास्तव में विषय नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप ही लोगों के बीच में रहा हूं, और मैं ये मानता हूं कि जो भारतीय संस्कृति का जो प्रवाह चल रहा है वो भारतीय संस्कृति में सब आ गया, जैन बौद्ध सारे सब आ गए, इसमें कोई संस्कृति बचा ही नहीं। तो उन संस्कृतियों की जो प्रवहमान धारा चल रही है निरंतर, सृष्टि काल की उषा काल से लेकर, और निरंतर चल रही है और चलती रहेगी, उसका जो संवाहक है, जो भाषाएं हैं हमारी, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो प्राकृत हो, चाहे पाली हो, जो भी हो, और उनकी सहयोगी जितनी बोलियां हैं, ब्रज बोली, अवधी, मागधी और जितने भी हैं, ये सारी जितनी हैं सब उसकी सहयोगी है। क्योंकि पुराणों में जो गाथाएं आई हैं वो हमारे जैन पुराणों में सेम वही है। तो जैन पुराण और हमारे सनातन पुराण काफी मिलते जुलते हैं, दोनों में सब सारी चीजें भरी पड़ी हैं उसमें। तो कहने का आशय हमारा ये है कि यह जो हमारी संस्कृति का प्रवाह चल रहा है, इन सभी भाषाओं का बड़ा योगदान रहा है। केवल हम ये नहीं कह सकते कि संस्कृत का ही योगदान है,
उसमें प्राकृत का भी योगदान है और पाली का भी योगदान है। जब अशोक काल आया तो उस समय प्राकृत का बढ़ावा मिला, उस समय पाली को बढ़ावा मिला। और सातवीं शताब्दी के बाद जब शंकराचार्य जी आते हैं तो संस्कृत को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से सभी भाषाएं मिलजुल करके भारतीय संस्कृति को आगे ले जा रही हैं। और यही नहीं, हमें कहते हैं कि ये लोक में जो है, जैसे एक लोक की भाषाएं हैं, प्राकृत जो है ये लोक की भाषा है, और जो संस्कृत है ये वैदिक उसकी भाषा है। तो दो भाषाएं जैसे चलती हैं, एक समानांतर, एक हमारी चल रही है वैदिक भाषा चल रही है जिसको हम संस्कृत कहते हैं, और दूसरी जो लोक का प्रतिनिधित्व कर रही है वो प्राकृत है, प्राकृत और पाली है। तो अब क्योंकि हमको लोक को भी लेके चलना है और इस वैदिक उसको भी लेके चलना है, दोनों विधाओं को लेके चलना है, तो हम किसी को न्यून नहीं कह सकते हैं, सबका अपनी अपनी जगह महत्व है। अब जैसे कैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में आपने भी चर्चा किया, उसमें कुछ लोग जो है संस्कृत बोल रहे हैं और कुछ लोग प्राकृत बोल रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से समाज में भी है। अभी जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान हो और उसको बहुत क्रोध आ जाए तो लगेगा अपने मूल भाषा में बोलने, जो उसकी जो मातृभाषा है उसमें बोलने लगेगा। कोई बहुत अति खुशी हो जाए तो भी अपने उसके जो उसके मूल है उसमें करने लगेगा। तो ये जो है ये उससे हम हट नहीं सकते हैं, वो चलेगा। और एक बात और हम इस कहते हैं जैसे कि अपरा जगत और परा जगत, अपरा जगत में जो तमाम सारी भाषाएं हैं, इन्हीं भाषाओं के स्थूल सूक्ष्म और कारण सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है और भी उनके हैं स्वरूप हैं। तो उन स्वरूपों को कौन समझ सकता है कि जैसे हमारे देवता हैं, देवता तो अभी कोई उड़ीसा का व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो उसको भी सुनेंगे, कोई कन्नड़ का प्रार्थना करेगा उसको भी सुनेंगे, कोई मलयालम का प्रार्थना करेगा उसको भी सुनेंगे, है ना। और उसका फल भी मिलता है, ऐसा नहीं फल नहीं मिलता है। तो तमाम स्तुतियां लिखी गई, हर भाषाओं में लिखी गई हैं, जिसका मतलब कि वो जो हमारा वो है परालोक है, उस परालोक में भी भाषाएं अनेकों हैं और उसके जानकार लोग हैं, हमारे जो देवता लोग हैं, है ना। तो अब अपरा जगत की सारी ये भाषाएं हैं जो हम सब व्यवहार करते हैं, और जितने जीव हैं, चाहे जितने जितने सृष्टि में जीव हैं, सब कोई न कोई संवाद का एक न एक उनकी अपनी एक भाषा और बोली है। अब जैसे उसमें आता है पुराणों में ब्रह्मदत्त की चर्चा थी, उनको जो एक ऐसी विद्या प्राप्त थी कि जो किसी भी जीवों की बोली को भाषा को समझ सकते थे, और दो चींटियां जब आपस में वार्ता कर रही हैं तो उसको सुन करके उन्होंने हंसा वहां पर। एक लंबी इसकी कथा है। तो इस प्रकार से और भी देखिए कि जब हमारे यहाँ कभी आपत्ति काल आती है तो जो श्रृंगाल हैं वो दूसरी भाषा बोलने लगे, दूसरे तरीके से आवाज निकालते हैं कि अब जो है दूसरे तरीके से मतलब कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है। एक पक्षी है जो पक्षी जिसको हम लोग अपनी देसी भाषा में मुंगवा चिरई कहते हैं, है ना। जब कहीं कोई किसी के मरण का वो आता है तो आकर के वहां वृक्ष पे या किसी मुड़ेर पर आकर के वो बोलती है, और बड़ा भयानक बोलती है वो। इसका निश्चित कि वहां कोई अप्रिय घटना घटित होने वाली है ना। तो ये सारी सब पूरे जीवों को कहीं न कहीं हर चीज का उनको बोध है और सभी समझते हैं। तो इसीलिए अच्छा, जब हम साधना के उच्च स्तर पर जाते हैं तो चाहे हम इस सनातन धर्म के अवलंबी हों, उपासना करने वाले, और चाहे वो इस्लाम धर्म के हों, चाहे वो अरब में बैठा व्यक्ति हो, चाहे हम यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हों, लेकिन उस धरातल पर हम दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं कि कौन कहाँ कैसे किस स्थिति में है। जैसे आप यहाँ प्रार्थना किए, वो अरब में बैठा व्यक्ति जान जाएगा कि उन्होंने वहां पर इस काम के लिए प्रार्थना किया, है ना। ये सारी चीजें प्रमाणित हैं। तो कहने का आशय यही है कि ये हमारा जो ये पूरा सृष्टि का जो चक्र है, सृष्टि का जो संविधान है, इतना विस्तृत है कि हम सारे जीव उसी से बंधे हुए हैं, और ये सारी भाषाएं सब कुछ जो है वो हमारे आपके मनुष्यों के कल्याण के लिए ही हैं। उसमें हम किसी को छोटा बड़ा कह ही नहीं सकते, सबका योगदान है। जैसे त्रिपथ गामनी चल रही है, भागीरथी भी चल रही है, वहाँ प्रयाग में
यमुना भी मिल रही हैं, सरस्वती भी गुप्त रूप से मिल रही हैं। तो उसी प्रकार से हम सारी भाषाएं हमारी इस मानवीय सभ्यता को विकसित करने के लिए और उनको इस सभ्यता संस्कृति को प्रचारित प्रसारित करने के लिए निरंतर वो सब लोग काम कर रहे हैं, वो चल रही है, भाषाएं काम कर रही हैं, हम लोग उसी में व्यवहार अपना करते हैं। एक हमने देखा, एक हमारे गांव में एक व्यक्ति अनपढ़, एक दिन ऐसे बात हो रही तो कहा कि किंचित, है ना, हम कह रहे तो संस्कृत का शब्द बोल रहा है। तो ऐसे कितने जो है वो लोक में हर चीज, प्राकृत के शब्द, संस्कृत के शब्द, पाली के शब्द, वो सबके उसमें समाहित है, इसीलिए सुरक्षित है। लोक गाथाओं के माध्यम से हमारी सारी जितनी इतिहास पुराण की चीजें हैं वो लोक में ही सुरक्षित हैं। अगर हमारे पुराण नष्ट हो जाए तो लोक से हम ले लेते हैं, इसीलिए आख्यान और हम इनका उचित रूप से इनका सेवन करें और आपस में विवाद न करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप आदरणीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और यहाँ पर आकर अपने विचारों को प्रस्तुत किया। मैं यहाँ उपस्थित साहित्य विभाग के अध्यापक अनमोल जी का, सौरभ जी का, ऑनलाइन में जो उपस्थित हैं उन सभी का, और खासकर बलराम शुक्ल जो आज के वक्ता हैं, बलराम शुक्ल जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने हमें प्राकृत और संस्कृत भाषाओं के के संबंध को उदारता से अपनाने का जो एक बीज रूप आरोपित किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी शोध छात्र और ऑनलाइन माध्यम से जितने उपस्थित हुए हैं उन सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।